हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये स्कूल। मेरा नाम है विपिन यादव, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हमारी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले भैया हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो हमारा टॉपिक है प्रजनन, वो होता क्या है। बेटा अंग्रेजी में इस टॉपिक को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो देखिए बेटा दो शब्द हैं, रिप्रोडक्शन। कोई भी स्पीसीज का कोई भी सदस्य, किसी भी प्रजाति का कोई भी सदस्य जिसका प्रोडक्शन हुआ है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है पृथ्वी पर, वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए दोबारा उसी प्रकार से नए जीव सदस्य का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन। बेटा बिल्कुल ध्यान से परिभाषा सुनिए। रिप्रोडक्शन मतलब कि किसी भी एनिमल का दोबारा फॉर्मेशन। प्रजनन की परिभाषा क्या आती है कि प्रत्येक जीवधारी, हम लोग परिभाषा पर चलते हैं, प्रत्येक जीवधारी यह प्रयास करता है, प्रत्येक जीवधारी यह प्रयास करता है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे। हर एक जीवधारी यह प्रयास करता है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे। इसलिए पृथ्वी पर अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले अपने समान नई संतानों के निर्माण को प्रजनन कहा जाता है। परिभाषा बिल्कुल ध्यान से सोच लिए भैया आप लोग। प्रत्येक जीवधारी यह प्रयास करता है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए पृथ्वी पर अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले अपने समान नई संतानों के निर्माण को प्रजनन कहा जाता है। प्रत्येक जीवधारी यह प्रयास करता है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए अपने जीवन काल को समाप्त होने से पहले वो अपने समान, अपने जैसी नई संतानों को जन्म देता है, जिससे पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे। इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। जानेंगे कि जीवधारियों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, क्योंकि प्रजनन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। सजीव निर्जीव में अंतर लिखते समय हम विषाणु की बात करते हैं, तो विषाणु में बताते हैं कि यह सजीव और निर्जीव का संयोजक कड़ी है। कैसे है संयोजक कड़ी? सजीवों का क्या लक्षण है विषाणु का? क्योंकि जब विषाणु किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है, किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करता है, तो अपनी संख्या बढ़ाता है। केवल यही एक लक्षण सजीवों का लक्षण है। समझ रहे हैं आप लोग कि सजीव कोशिका में पहुंचने के बाद विषाणु अपनी संख्या बढ़ाता है, इसी को प्रजनन कहते हैं। और यही एक लक्षण सजीवों का विषाणु में देखने को मिलता है। जो हमारे छोटे छोटे जीव होते हैं, एक कोष की जीव होते हैं, उनमें वृद्धि का मतलब यही होता है कि वो अपनी संख्या किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। हम लोग बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि की परिभाषा ही अलग हो जाती है। हम लोगों में वृद्धि का सेंस, वृद्धि का मतलब यह होता है कि हमने आकार में वृद्धि की, हम छोटे थे हम बड़े हुए, ये हमारी वृद्धि है। जो एक कोशिकीय जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन जीवों में वृद्धि का मतलब होता है संख्या में वृद्धि। हम में आप में वृद्धि का मतलब होता है आकार में वृद्धि, और छोटे जीवों में संख्या में वृद्धि, जिसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। विषाणु में यही एक लक्षण पाया जाता है, इसीलिए ये समस्या है कि विषाणु को सजीव में रखें या निर्जीव में रखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रजनन की एक प्रॉपर परिभाषा क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि प्रत्येक जीवधारी यह प्रयास करता है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए पृथ्वी पर अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले अपने समान नए संतानों के निर्माण को प्रजनन कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है।
ये जानने से पहले आप बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रजनन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो प्रजनन कहीं ना कहीं बेटा कोशिका विभाजन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन की परिभाषा भी नई कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित है। तो जानिए, कोशिका विभाजन बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे से, दो प्रकार का होता है। पहला समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, उनके लिए मैं बेटा हर वर्ड की अंग्रेजी जरूर लिखता हूँ। जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई 12th तक सीमित नहीं रखना चाहते, वे अंग्रेजी के शब्दों को जरूर ध्यान दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो भैया समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो हमारी द्विगुणित कोशिका होती है जिसको हम लोग मदर सेल कहते हैं, मातृ कोशिका, जो मदर सेल है बेटा, इससे जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, डॉटर सेल्स बन रही हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या एक समान जाती है। यानी कि जितने गुणसूत्र मदर सेल में है उतने ही सेम टू सेम गुणसूत्र डॉटर सेल्स में है, मतलब पुत्री कोशिका में है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारी डॉटर सेल्स हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, उनमें सेम टू सेम क्रोमोसोम आए हैं। इसका मतलब ये आइडेंटिकल हैं, ये मदर सेल की क्लोन्स हैं। जितने गुणसूत्र इसमें हैं, जो लक्षण इसमें है मदर सेल में, वही लक्षण हमारे डॉटर सेल्स में होंगे। वैसी ही विजिबिलिटी होगी, वैसे ही फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि उपापचयी प्रक्रियाएं। इस वक्त इस शब्द का मतलब भी हम लोग समझेंगे बेटा। अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन में क्या है? जैसा नाम है वैसी परिभाषा। अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना। आप देखिए भैया, जैसे 2n है, इसका आधा कितना हो जाएगा? n। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो हमारी मदर सेल है यानी कि मातृ कोशिका है, उसमें विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम विभाजन, यानी कि मियोसिस फर्स्ट। और फिर इसमें से एक बार और विभाजन होता है। तो इस प्रकार एक पूर्ण रूप से अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। ये हमारा मियोसिस सेकंड के थ्रू बनता है। कोशिका विभाजन पर हम लोग एक चर्चा जरूर करेंगे, एक एपिसोड बनाएंगे। बेटा सुनिए, मात्र कोशिका मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 कोशिकाओं में बढ़ती है और मियोसिस सेकंड में आप ध्यान दीजिए, मियोसिस सेकंड में जो हमारी n कोशिका है, जो n गुणसूत्र हैं, वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब ये माइटोसिस हो सकता है। इसीलिए मियोसिस सेकंड को माइटोसिस भी कहते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या एक समान जा रही है। और जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है, इसको हम लोग ट्रू मियोसिस कहते हैं। ट्रू मियोसिस का मतलब क्या हो गया? ये सत्य अर्धसूत्री विभाजन है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। ये समसूत्री विभाजन है। तो इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों चरणों के बाद, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद, एक मदर सेल 4 डॉटर सेल्स को बनाने में कैपेबल होती है। इन्हीं 4 डॉटर सेल्स को, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, इन्हें ही हम लोग गैमीट सेल्स कहते हैं, यानी कि युग्मक कोशिका। और युग्मक कोशिका का केवल एक ही महत्व होता है, केवल एक ही कार्य होता है। वो क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन।
युग्मक कोशिका की प्रॉपर परिभाषा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, परिभाषा अपनी आप नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। युग्मक कोशिका की परिभाषा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इन कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, युग्मक कोशिकाएं कहलाती हैं। युग्मक कोशिकाएं केवल लैंगिक जनन के समय निर्मित होती हैं। कुछ उदाहरण है युग्मक कोशिकाओं के, जैसे मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण जो है हमारा गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर जो हमारे शुक्राणु बनते हैं मनुष्य में, स्पर्म सेल्स बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वो नए जीव को बनाने में कैपेबल तब तक नहीं है जब तक उनके निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण नहीं होता। यानी कि जो हमारी गैमीट्स हैं वो एक दूसरे में फ्यूज़ होकर जाइगोट का निर्माण करती हैं, युग्मनज का निर्माण करती हैं। वही जाइगोट आगे फीटस या फिर उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो। गैमीट कैसे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू। मियोसिस का महत्व, लैंगिक जनन। बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो हमारे प्रजनन के प्रकार है, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी जनन। तो लैंगिक जनन केवल एक ही के द्वारा होता है, एक ही विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। युग्मक कोशिकाएं निषेचन होता है और निषेचन के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। तो बेटा जो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रजनन की जो हमारी पूरी कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का केवल एक ही महत्व है, लैंगिक जनन, और समसूत्री में हमारी वृद्धि है, शारीरिक मरम्मत है, अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है, सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री का केवल एक महत्व है, कौन सा? लैंगिक जनन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक जनन होता है, समसूत्री विभाजन उसमें अलैंगिक जनन, कायिक जनन, शारीरिक वृद्धि और मरम्मत, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग प्रॉपर एक एक रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हैं उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, उसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे बनाइए। एग्ज़ाम में स्कोर करने में आप लोगों की काफ़ी सहायता करेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग एक चार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रजनन को हम लोग कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अभी फ़िलहाल आप लोग ये ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है, हमें अपनी कॉपी का भी ध्यान रखना है कि कितना बड़ा चार्ट हमारा होना चाहिए। तो लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा। युग्मक के कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए आपको, परागकण और अंडक। बेसिकली ये जो चार्ट है प्रयास किया गया है कि ये केवल प्लांट्स के लिए हो, पौधों के लिए हो। तो देखिए बेटा अलैंगिक जनन में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। मतलब सबसे पहला प्रकार है हमारा बेटा विखंडन। विखंडन में क्या होता है? एक कोशिका हमारी, पहले उसमें केंद्रक विभाजन होता है और फिर उसके बाद में कोशिका दो भाग में बट जाती है। इसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है। यदि कोशिका केवल दो पुत्री कोशिकाओं में बटे तो इसे बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और युग्लिना। बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन में जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये हमारा मलेरिया रोग का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मच्छरों के सलाइवा में यानी कि लार में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, इसकी वजह से हमें मलेरिया रोग होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके अलावा मलेरिया रोग के वाहक प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, आगे देखिए बेटा खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी कोशिका है वो एक कोशिका कई छोटे छोटे कोशिकाओं में बट जाती है, इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेड हो जाना, खंडीभवन, छोटे छोटे खंड हो जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, इसको हम लोग खंडीभवन कहते हैं। बेटा अगला है कलिका निर्माण मतलब बडिंग। आप लोग देखते हो कि जब हम लोग ईस्ट का एग्जाम्पल जनरल लाइफ में आप लोग शायद प्रॉपर ना देख पाओ, पटेटो में देखते हो, पटेटो की जो पटेटो आइज होती हैं उसमें ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं। फिर सीड फॉर्मेशन करते समय उस पटेटो को हम उतने ही सेक्शन में काट देते हैं और हर एक भाग
एक बीज की तरह कार्य करता है। इसको आप अगर फील्ड में सो करोगे, खेतों में बो दोगे तो इससे नया पौधा निकल आएगा। तो बडिंग यानी कि मुकुलन या फिर कलिका निर्माण, इसका एक और नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखना है? मुकुलन। बर्ड्स को हम लोग मुकुल कहते हैं। अगला ऑप्शन है रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि जब हमारा जो कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी है, वो टूट कर नए जीव का निर्माण कर दे, उसे हम लोग पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन, जो हमारे लोअर फंजाई होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है राइजोपस, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? जब हमारा प्लांट बॉडी शरीर का, कायिक मतलब क्या होता है? काया। ये काया से वर्ड बना है कायिक, और काया मतलब बॉडी यानी शरीर, यानी पौधे के किसी बॉडी पार्ट से नया जीव बन जाए, पौधे के शारीरिक भाग से कोई नया जीव बन जाए, उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। परिभाषा क्या आएगी कि जब पौधे के किसी शारीरिक भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक मतलब काया यानी शरीर। दो प्रकार का हो गया, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा होता है। मैंने दो एग्जाम्पल दिए आपको, पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना। इसी में आपका आ जाता है गूटी बंधन, देखेंगे, जिसको हम लोग एयर लेयरिंग कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन बेटा जड़ों के द्वारा हो सकता है, पौधे के तनों के द्वारा हो सकता है और पत्तियों के द्वारा हो सकता है। सारे एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक जनन में क्या है बेटा? कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बंधन, ग्राफ्टिंग, ये सब जो है हमारे बेटा कायिक जनन के एग्जाम्पल हैं। लैंगिक जनन हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का कि लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है, जिसमें पुष्पों के परागकण और अंडप यानी ओव्यूल हिस्सा लेते हैं। इसमें पॉलिनेशन होता है यानी कि परागण होता है, फिर निषेचन होता है, बीज का निर्माण होता है और नया पौधा बनता है। ये सारे बेटा जितने भी प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, आप अच्छे से अपनी कॉपी पर चार्ट बना लो इसका, और चार्ट बनाने के बाद में इसको प्रयास करो कि अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्रिपरेशन से क्या है कि आप लोग एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे बना लीजिए।